अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमने पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर, तो इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स को। यहाँ पे हमारे पास इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये टोटल 8 सवाल हैं। तो इनके लिए चलते हैं हम न्यू फाइल के ऊपर, जहाँ पे इनका सोल्यूशन मौजूद है। वहाँ से हम इनको डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ पूछी हुई है और हमने किस तरह से इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मौजूद है। पहला हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1.1। एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज इन लाइट ईयर्स। अब जो खला के अंदर लोग काम करते हैं, वो जो खलाई फासले होते हैं, बहुत बड़े बड़े फासले होते हैं जो सितारों के दरमियान होते हैं, सियारों के दरमियान होते हैं, उनको वो मेजर करते हैं लाइट ईयर्स के अंदर। ठीक है, इसे हम कहते हैं नूरी साल। ये वो डिस्टेंस है जो कि रोशनी एक साल में तय करती है। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। अब एक जो आपके पास लाइट ईयर होता है, ये वो फासला है जो कि रोशनी एक साल में तय करती है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। तो उसके बाद आपने मीटर्स के अंदर बताना है कि एक लाइट ईयर जो है ये क्या होता है या फिर कितना फासला होता है। ठीक है, मीटर्स में हमने फासला बताना है लाइट ईयर्स का। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो लाइट ईयर है या नूरी साल है, ये वो फासला होता है जो कि रोशनी एक साल में तय करती है। हमने अब इस फासले को बताना है मीटर्स के अंदर। हमें ये बताया हुआ है कि एक साल का टाइम है, ठीक है, और उसके बाद जो रोशनी की रफ्तार है वो इतनी है। दो चीज़ें हमारे पास, एक हमारे पास टाइम है और एक हमारे पास रफ्तार है। इन दो चीज़ों को यूज़ करके हमने फासला बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर इज़ गिवन बाई। अब जो डिस्टेंस है जो कि लाइट एक साल में ट्रैवल करती है, वो डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए हम इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन होती है हमारे पास S इज़ इक्वल टू VT। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, डिस्टेंस की इक्वेशन है। यहाँ पे S जो है वो डिस्टेंस है, V जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड है और T वो टाइम है जितने टाइम के लिए वो मूव करता है। ठीक है, रोशनी के लिए यहाँ पे टाइम एक साल का है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो चीज़ें पुट करनी है, एक हमने स्पीड पुट करनी है जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, और उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम पुट करना है जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 1 ईयर। ये दो चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन जब हम दोनों चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों चीज़ों का सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, इनके जो यूनिट्स हैं वो ऐसा यूनिट्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे जो पूछा है लाइट ईयर के बारे में कि आप बताएं लाइट ईयर मीटर्स के अंदर कितना होता है। ठीक है, लाइट ईयर जो है नूरी साल, ये बेसिकली फासला है जो कि रोशनी एक साल में तय करती है। हमने वो फासला मीटर्स में बताना है। ठीक है, जो मीटर है वो लेंथ का या डिस्टेंस का इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये जो दोनों क्वान्टिटीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, स्पीड और टाइम, ये भी दोनों ऐसा यूनिट्स में होने चाहिए। ठीक है, जो स्पीड है देखिए वो किस यूनिट में है, वो है मीटर पर सेकंड के अंदर। स्पीड का यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ईयर। अभी जो ईयर है, साल, साल भी टाइम का यूनिट तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड। तो टाइम को पहले हमने चेंज करना है सेकंड के अंदर, उसके बाद हम टाइम और स्पीड दोनों को इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने ये लिखा है द टाइम ऑफ 1 ईयर इन सेकेंड्स इज़। अब एक साल के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं वो हमने अब यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। टाइम है हमारे पास, एक साल है हमारे पास, एक साल का टाइम, उसके अंदर दिन होते हैं 365। ठीक है, हमने पहले इसको दिनों में कन्वर्ट किया। दिन होते हैं एक साल के अंदर 365 और एक दिन में घंटे होते हैं 24 और एक घंटे में जो सेकंड है वो होते हैं 3600। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक घंटे में मिनट होते हैं 60, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 से, और उसके बाद एक मिनट के अंदर जो सेकंड है वो भी होते हैं 60। तो ये 60 और 60 मल्टीप्लाई होके 3600 हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने एक साल को कन्वर्ट कर दिया सेकंड्स के अंदर, क्योंकि आपने पहले साल को कन्वर्ट किया दिनों के अंदर, फिर दिनों को मल्टीप्लाई करवा दिया घंटों के साथ जो कि एक दिन में घंटे होते हैं 24 होते हैं, और उसके बाद एक घंटे में जो सेकंड्स होते हैं वो होते हैं 3600। तो इस तरह से एंड के ऊपर जब सबको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आप सेकंड्स के अंदर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, इन तीनों क्वांटिटीज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाया और इसको हमने लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमारे पास इतने सेकंड्स आ गए। ठीक है, अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है ये हमने इस चैप्टर में डिटेल में देख लिया है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसलिए डिस्टेंस बता सकते हैं
तो डिस्टेंस देखें यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया है, फार्मूला यही हमने अप्लाई किया जो यहाँ पे लिखा हुआ था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे दी हुई है, ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद टाइम देखें हमने कितना कैलकुलेट किया सेकंड्स के अंदर, वो हमने ये कैलकुलेट किया टाइम, और ये टाइम हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपने पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, 3 और 3.15 को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 9.45, और उसके बाद 10 की पावर 8 और 10 की पावर 7 को मल्टीप्लाई करवाया तो पावर्स ऐड हुई, तो 10 की पावर आपके पास हो गई 15। क्योंकि आपने पीछे यूज़ किया था यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्पीड का यूनिट आपने यूज़ किया था मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट यूज़ किया था सेकंड, तो आपके पास एंड के ऊपर अब जो डिस्टेंस आएगा ये भी ऐसा यूनिट के अंदर आएगा, यहाँ पे मीटर आएगा इसका, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है आपके पहले प्रॉब्लम का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 1.2। राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने इसका एस्टिमेटेड आंसर लिखना है। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल के अंदर कितने सेकंड्स है, हम पिछले क्वेश्चन में यही काम कर चुके हैं। तो देखें, एक आपके पास जो साल है इसको आप सबसे पहले दिनों में कन्वर्ट करेंगे। एक साल के अंदर दिन होते हैं 365 और एक दिन में घंटे होते हैं 24। आप अब घंटों के अंदर आ गए। एक घंटे में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600, ठीक है। कैसे पता चला 3600? एक घंटे में मिनट होते हैं 60 और एक मिनट में जो सेकंड है वो भी होते हैं 60। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आता है 3600, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो एंड के ऊपर आप पहुंच गए सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिख दिया जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम के अंदर लिखा। उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं, ठीक है। अब ये काम हमने करना है, ये भी बड़ा सिंपल सा काम है। इसके लिए हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे ली है। यहाँ पे देखिए 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ईयर। हमने देखे बताना क्या है, हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने दिन, कितने साल हैं, ठीक है, साल हैं कितने। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक साल है वो बराबर है इतने सेकंड्स के। हमने बताना है एक सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं। तो हमारे पास अगर इतने सेकंड्स हैं और हमने सिर्फ यहाँ पे एक सेकंड बचाना है, तो ये जितना भी यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है इसको हमने इधर भी डिवाइड करवा देना है, और ये जो 1 ईयर है इसके ऊपर भी हमने इसको डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 1 सेकंड, और उसके बाद यहाँ पे 1 के नीचे ये चीज़ आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यही काम उन्होंने यहाँ पे किया। अगर आप यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ ईयर्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो सालों की तादाद है वो कितनी है, 1/this 1, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं, एक साल में ये सेकंड्स होते हैं। इनको अगर आप एक के ऊपर डिवाइड करवा दें तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 1 सेकंड, जो कि यहाँ पे उन्होंने लिखा नंबर ऑफ़ ईयर्स इन 1 सेकंड, एक साल, उसके नीचे जो एक साल में सेकंड्स होते हैं वो आपने नीचे लिख दिए, दोनों को आपने डिवाइड करवा दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा काम है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, अच्छा एक चीज़ आप और नोट करें, यहाँ पे आपके पास जो 10 की पावर 7 है ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷, ठीक है। और उसके बाद जब आप कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करवाएंगे इसको 1 और 3.15 को, तो आपके पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा 0.317, ठीक है। लेकिन आपको आंसर चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁻7 भी है क्योंकि ये यहाँ से ऊपर आया है इधर, तो ये साथ आ जाएगा 10⁻⁻7। आप जब इसको चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो फिर क्या होगा, डेसिमल आपको लेके आना पड़ेगा 3 के बाद। तो 3.17 इंटू 10⁻⁻, देखें क्योंकि आप डेसिमल को राइट की तरफ लेके गए हैं तो 10 की पावर आपको लगानी पड़ेगी -1। यहाँ पे -7 पावर 10 की पहले से है, जब -1 पावर लगाएंगे तो 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगी -8, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है और आंसर आपका अब ईयर्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1.3। इसको देखें, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब देखें आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ऐसी प्लेट है जो कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह से प्लेट मौजूद है। उसके बाद इसकी लेंथ जो है, जो ये वाली साइड होती है वो बराबर है 18.3, ठीक है, 18.3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो ये है 14.60, ये विड्थ होती है, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर्स के अंदर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि बात क्योंकि पहले हुई है लेंथ की, तो पहले जो मेजरमेंट है वो लेंथ की है, और बाद में बात हुई है विड्थ की, तो बाद वाली जो मेजरमेंट है ये विड्थ है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, आपने प्लेट का एरिया बताना है
एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने दुरुस्त सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर बताना है। आपने देखें अब करना क्या है, आपने फाइंड करना है एरिया। एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर तो उस फार्मूला के अंदर आ रही है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आप देखेंगे जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जिस मेजरमेंट में, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आप काउंट करके अपने आंसर में बचाएंगे। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एरिया का फार्मूला मौजूद है। जो रेक्टेंगल होती है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ जो है वो पुट करें, ये हमारे पास लेंथ है जो कि सवाल में गिवन है, और विड्थ हमारे पास ये है, ये भी गिवन है। दोनों का मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसके साथ भी सेंटीमीटर था, इसके साथ भी सेंटीमीटर था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों के साथ है सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर है और इधर भी सेंटीमीटर है, दोनों आपने लिखे। एंड के ऊपर आपने कर दिया स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो एरिया के अंदर आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना है। अच्छा, सिंस द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 3। अब देखें ये दो आपके पास मेजरमेंट्स हैं, इन दोनों के आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स करने हैं काउंट। अब ये जो आपके पास दूसरी मेजरमेंट है इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, क्योंकि जो जीरो है ये है राइट के ऊपर, तो नॉन जीरो डिजिट के राइट के ऊपर जो भी जीरो होती है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। इसके अंदर टोटल है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर सबसे थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ये हैं और इसके अंदर 3 है, तो आपका जो आंसर इसमें भी आपने 3 ही बचाने हैं। तो हमारा जो आंसर है देखिए इसमें अब कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर आप डिजिट्स लिखे हुए हैं 5, लेकिन हमें चाहिए 3, क्योंकि सबसे कम 3 मौजूद हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने लिखी है कि जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 3 फ्रॉम लेंथ, ठीक है। लेंथ के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि 18.3 हमारे पास लेंथ है। द एरिया मस्ट बी रिपोर्टेड एज, तो हमारे पास ये जो एरिया है ये वाला, इसको हमें फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचाने हैं, तो उसके लिए जो डेसिमल के बाद वाले दोनों डिजिट्स हैं ये फिर हमें ख़त्म करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जब ख़त्म कर देंगे, ये जो 8 ख़त्म होगा तो उसके बाद जो 1 है ये 2 बन जाएगा, और 2 जब ख़त्म होगा तो ये 7 जो है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो 2 है ये हमारे पास 5 से छोटा है। तो 267 या फिर 267 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास है जी एरिया, और इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी दुरुस्त तादाद यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 1.4, इसको देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन केजी अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। आपने अब मुनासिब प्रिसीजन तक सम लिखना है इन मैसेज का, ठीक है। ये आपके पास मैसेज लिखे हुए हैं और ये हैं भी केजी के अंदर, ठीक है। एक आपके पास ये मैस है, एक ये मैस है, एक ये है और एक ये है। टोटल आपके पास 4 मैसेज हैं। आपने इनका सम लेना है, इनको ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है? एप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक। एप्रोप्रिएट प्रिसीजन ये है कि आपने ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स किस मेजरमेंट के अंदर मौजूद हैं। जिस मेजरमेंट के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स मौजूद हैं उन डिजिट्स की आपने तादाद काउंट करनी है। आंसर में आपने उतने डिजिट्स डेसिमल के बाद लिखने हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अब देखिए यहाँ पे हमने पिछले सवाल में किया मल्टीप्लिकेशन, ज़रा फ़र्क नोट करें। यहाँ पे हमने किया मल्टीप्लिकेशन अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे, हमने डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं इनको काउंट नहीं किया। हमने ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे देखे हैं, इसके अंदर थे 3, तो हमने अपने आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करने हैं। अब ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इस 3 की जगह अगर 3 लाख भी होता तो फिर भी हम इनके डिजिट्स की तादाद को काउंट ना कर देंगे। यहाँ पे हमने एडिशन करनी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करना होता है। तो फिर हम क्या काउंट करते हैं? अगर 3 की जगह 3 लाख होता तो फिर भी हम ये 3 डिजिट्स ही काउंट करते। यहाँ पे अगर 0 ना होता, 0 की जगह कोई 10 लाख होता, जितनी बड़ी अमाउंट होती, तो हम ये 3 डिजिट्स ही देखते कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसकी ये प्रिसीजन है, इसके डेसिमल के बाद है सिर्फ 1 डिजिट, तो हम फिर क्या लेते? जो कम से कम है सिर्फ उसको ही हम लेते। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 4 मैसेज मौजूद हैं, इनका हम सम लेते हैं। यहाँ पे आप इन चारों को ऐड कर दें। कैलकुलेटर पे जब आप इन चारों को ऐड करेंगे तो वो आपको ये आंसर देगा, ठीक है। उसको नहीं पता कि हमने किस तरह से प्रिसीजन लिखनी है, लेकिन हमें पता है कि हमने कैसे लिखना है। हमने डेसिमल के बाद जो डिजिट्स मौजूद हैं वो उनको करना है काउंट। अब देखें चारों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, चारों का हमारे पास जो सम है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब जो आपको मैंने पहले मिसाल दी कि 3 की जगह 3 लाख होता तो फिर भी हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स काउंट करते। यही एग्जांपल मैं आपको अब यहाँ पे दूंगा। देखें ये वाली अगर आप मेजरमेंट देखें तो इसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स मौजूद हैं, सिर्फ इसके अंदर 1 डिजिट मौजूद है डेसिमल के बाद। लेकिन आप एक चीज़ और भी नोट करें कि इसके अंदर अगर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह 13 करोड़ भी होता तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं था। आप देखते डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स मौजूद हैं, 1 ही डिजिट मौजूद है। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो उस वक्त भी आप डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट लिखेंगे, पहले उससे जो मर्जी आपको लिखना पड़ जाए उससे कोई मसला नहीं है।
यहाँ पे देखिए आपने सबको ऐड किया तो कैलकुलेटर से आपको मिला ये आंसर। उसके बाद देखें हमने जो काम करना है रिक्वायर्ड है वो हमने अब आगे किया है। द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ 13.9। अब ये जो आपके पास मेजरमेंट है ये लीस्ट प्रिसाइज है, हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ये सबसे कम प्रिसाइज है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखें यहाँ पे हमने बात किया सिग्निफिकेंट फिगर्स की, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं करनी, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। हैविंग यहाँ पे आपने लिखना हैविंग 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है हैविंग 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये आपने यहाँ पे लिखना है। देयरफॉर द सम शुड बी राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इधर ये भी ना लिखें, आप इधर लिखें देयरफॉर द सम शुड हैव 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, आपने इसको ऐसे ठीक कर लेना है। द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इज 13.9 हैविंग 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, देयरफॉर द सम शुड हैव, या फिर देयरफॉर द सम शुड आल्सो हैव 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, आपने इसको ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट को लिखना है। तो आपने यहाँ पे फिर सम लिख देना है 20.4 kg, ठीक है। आपने इसको क्यों किया ऐसे 20.4 kg, यहाँ पे ये जो 5 था इसको आपने ख़त्म किया तो 4 का 4 रह गया, क्योंकि 4 इवन है तो 4 में आपने कुछ ऐड नहीं करना। उसके बाद ये वाला जो 4 है, दूसरा 4, इसको आपने जब ख़त्म किया तो ये क्योंकि 5 से छोटा है तो आपने 4 में कुछ भी इजाफा नहीं किया, आपने उस 4 को वैसे लिखा। अब यहाँ पे क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो आपने यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा प्रॉब्लम 1.5, इसको देखते हैं। The diameter and length of a metal cylinder measured with the help of a vernier calipers of least count 0.01 centimeter are this one and this one respectively। आपके पास देखें पहले बात हुई है डायामीटर की, तो क्योंकि रिस्पेक्टिवली आ गया है तो इसका मतलब ये है कि पहले बात हुई है डायामीटर की, तो पहली मेजरमेंट आपके पास है डायामीटर, और उसके बाद लेंथ की बात जो है वो बाद में हुई है, तो दूसरी आपके पास जो मेजरमेंट है वो है लेंथ। दो चीज़ें आ गई, एक आपके पास आ गया डायामीटर, एक आपके पास आ गया लेंथ। आपने अब करना क्या है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट। आपने अब इसका वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का, और उसके बाद आपने इसके वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो भी बतानी है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे रेडियस सबसे पहले हमने बताना होगा, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का उसके अंदर रेडियस यूज़ होता है। तो हमारे पास जो डायामीटर है इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं रेडियस। डायामीटर हमारे पास है 1.22 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है, हम जानते हैं 2 से डिवाइड करवाना पड़ता है। ये हमारे पास रेडियस आ गया। उसके बाद लेंथ भी हमारे पास मौजूद है, लेंथ हमारे पास ये है 5.35। इसको हम पुट करेंगे अपने वॉल्यूम के फार्मूला के अंदर। वॉल्यूम हमारे पास है πr²L, ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला है। वैल्यूज़ पुट करें, पाई जो है उसको आप वैसे लिख दें, और जो आर है इसकी वैल्यू अब यहाँ से देखेंगे 0.61, इसके ऊपर स्क्वायर है, और एल जो है हम जानते हैं 5.35 है लेंथ सिलेंडर की, ये गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद स्क्वायर फाइंड करेंगे आप 0.61 का, तो आपके पास ये आएगा, और उसके बाद आपने इसको साथ वैसे लिख देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आंसर आएगा। पाई जो है इसकी वैल्यू आप पुट कर दें 3.14। आप 3.14 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 6.25, साथ आएगा सेंटीमीटर क्यूब। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ अब आपने बतानी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ दोनों के अंदर। अब देखें हमने अनसर्टेनिटी बतानी है वॉल्यूम के अंदर। हमने दो काम यहाँ पे करने थे, एक हमने कैलकुलेट करना था वॉल्यूम, और एक हमने कैलकुलेट करनी थी वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। वॉल्यूम तो कैलकुलेट हो गया, अब हमने कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो। तो वॉल्यूम के अंदर अगर हमने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला हमारे पास है πr²L। अब जो आर है देखें ये हमें किससे मिला है, आर हमें मिला है इससे 1.2 से, और 1.2 देखें क्या है, ये असल में है डायामीटर। तो हम अब यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम है ये डिपेंड कर रहा है डायामीटर के ऊपर और लेंथ के ऊपर। यहाँ पे इसलिए हमने ये लिखा नीचे वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²L। अब ये d के स्क्वायर के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है और L के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन उससे पहले हमने कैलकुलेट की हैं अनसर्टेनिटीज़, ये देख लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जब हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, जिसकी हेल्प से हमने वो मेजरमेंट्स ली होती हैं। यहाँ पे देखें डायमीटर और लेंथ हमने लिया है लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर वाले वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। ये दोनों मेजरमेंट्स हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लिए हैं जिसका लीस्ट काउंट है ये। तो अब इस लीस्ट काउंट को यूज़ करके हम इन दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए लिखते हैं
सबसे पहले देखिए हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई है डायामीटर के अंदर 0.01 और उसके नीचे डायमीटर की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, हमने वो लिख दी। तो हमारे पास ये आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डायमीटर के अंदर। और जो लेंथ है इसकी हमने अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बतानी है। डेल्टा एल का मतलब है, या डेल एल, ये डेल एल है, डेल एल का मतलब है 0.01 यानी कि लीस्ट काउंट उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जिसकी हेल्प से हमने लेंथ ली है, वही वर्नियर कैलिपर्स है। आपने वही यहाँ पे लीस्ट काउंट लिखना है, नीचे आपने उस लेंथ की वैल्यू लिखनी है जो आपने इस इंस्ट्रूमेंट से ली है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये। अब ये दोनों अनसर्टेनिटीज़ हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़। ये है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डायमीटर की और ये हमारे पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लेंथ की। आप फार्मूला नोट करें वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एल। आर की वैल्यू हम जानते हैं कि जो डायमीटर है उसका ये हाफ होता है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई d/2 इसका स्क्वायर इंटू एल। देखिए ये हमारे पास है ना फार्मूला वॉल्यूम का। तो आर का स्क्वायर है तो आर की वैल्यू हमें पता है डायमीटर का हाफ होती है, तो आर की जगह हमने ये पुट कर दिया d/2। तो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा पाई/4। ये जो नीचे वाला 2 है ये इस स्क्वायर की वजह से 4 हो जाएगा, तो ये 4 आपने पाई के नीचे लिख दिया, डी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद जो एल है ये आ जाएगा वैसे। तो ये आपके पास है कांस्टेंट। देखें पाई/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा वॉल्यूम, ये तो फिक्स है। लेकिन अनसर्टेनिटी कहाँ कहाँ पे है, देखें अनसर्टेनिटी हमारे पास है डायमीटर के अंदर और लेंथ के अंदर। लेकिन जो वॉल्यूम है देखें किस किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, डी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे इसलिए लिखा v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू एल। डी स्क्वायर इंटू एल के ऊपर ये कर रहा है डिपेंड। तो आपने अब इन दोनों की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ हैं इनको करना है यूज़, और आपने वॉल्यूम की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बतानी है। अच्छा देखें यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ आई हैं इनकी जगह आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ भी फाइंड कर सकते थे। ये जो आपके पास अनसर्टेनिटीज़ दोनों मौजूद हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते 100 से तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी चाहिए, तो उसके लिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ भी काफ़ी हैं। तो अब देखें इन दोनों फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ को यूज़ करके आप अनसर्टेनिटी बता सकते हैं वॉल्यूम की। उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपके पास ये दोनों मेजरमेंट्स हैं जिनके ऊपर वॉल्यूम डिपेंड कर रहे हैं, इनकी पावर्स क्या हैं। जो डायामीटर है इसके ऊपर पावर है 2, तो इसलिए जो डायामीटर की अनसर्टेनिटी है इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ, और जो लेंथ है इसके ऊपर पावर है 1, तो आपने इसीलिए जो लेंथ की अनसर्टेनिटी है इसको आपने वैसे लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई करवा के इसको वैसे लिख दिया। तो इस तरह से जब आपने इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को लिखा तो आपके पास आ गई वॉल्यूम की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अब देखिए वॉल्यूम की आपके पास आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो उसके लिए देखें आपने क्या किया, 2 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया डायमीटर की अनसर्टेनिटी को और आपने लेंथ की अनसर्टेनिटी लिख दी। वैसे ही जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास फाइनल ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई आपके वॉल्यूम की। अब ये हमारे पास देखिए वॉल्यूम की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई है इसकी हेल्प से आपने अब वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी बतानी है। ठीक है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बजाय आपने वॉल्यूम की बतानी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो वो है हमारे पास डेल वी। डेल वी देखिए आप कैसे बता सकते हैं, डेल वी बताने के लिए जो इसके नीचे वी लिखा हुआ है ये आपने करना है यहाँ से ख़त्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो वी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें इधर भी और इधर भी आप वी को करवा दें मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो है वी वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा डेल वी जो कि अनसर्टेनिटी है वॉल्यूम के अंदर। आपने अब इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करवाना है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, देखें वॉल्यूम की आपने क्या वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे वॉल्यूम की हमारे पास ये वैल्यू थी 6.25, तो आपने यहाँ पे 6.25 से इसको करवा दिया मल्टीप्लाई, इस अनसर्टेनिटी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया 6.25 से, तो आपके पास एंड के ऊपर अनसर्टेनिटी आ गई वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर आपके पास आ गई अनसर्टेनिटी, तो अब आप वॉल्यूम को इसकी अनसर्टेनिटी के साथ लिख सकते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आया था 6.25 और वॉल्यूम की जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास आई है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने यहाँ पे लिख दी और साथ आपने प्लस माइनस भी लिखना है। प्लस माइनस का मतलब यही है कि 0.11 जो है ये ऊपर भी हो सकता है, मेजरमेंट से नीचे भी हो सकता है। तो देखिए हमारे पास हमारा 5वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम 1.6। इसके अंदर देखें डायमेंशन का कंसेप्ट यूज़ होगा जो कि हमने इस चैप्टर के लास्ट के ऊपर टॉपिक देखा था, उसको हमने अब यहाँ पे यूज़ करना है। शो दैट द एक्सप्रेशन दिस वन, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसके बारे में हमने शो करना है इस डायमेंशनली करेक्ट। आप शो करेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये है कि जो डायमेंशन इधर हो वही डायमेंशन हमें इस साइड के ऊपर मिले, तो तब ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट होती है। हमने इसको अब डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है। वेयर
वी आई इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ द एक्सेलरेशन एंड वी एफ इज़ द वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस एस। यहाँ पे हमारे पास वी आई जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है, वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और उसके बाद एस जो है ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब है लेंथ, लेंथ किसकी डायमेंशन होगी हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले डायमेंशंस लिखेंगे इन दोनों की। ठीक है, जो हमारी लेफ्ट साइड है इसकी हम डायमेंशन लिखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं इस साइड के ऊपर दोनों, वी एफ स्क्वायर एंड वी आई स्क्वायर, इन दोनों की हमने अब लिखनी है डायमेंशंस। अब देखिए ये दोनों है वेलोसिटीज़, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो इसकी जो डायमेंशन है वो होगी वी स्क्वायर की डायमेंशन। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशन होगी। तो देखें जो वेलोसिटी हम जानते हैं वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर होती है या फिर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी है, तो फिर जो वेलोसिटी है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो होती है लेंथ की डायमेंशन एल, और टाइम जो है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। इसीलिए जो वी है इसकी डायमेंशन उन्होंने यहाँ पे लिखी है एल टी इनवर्स। ऊपर हमारे पास स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर को आप बाहर लिख दें, उसके बाद आप स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, अंदर अप्लाई कर दें स्क्वायर को, तो एल के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई होगा, टी इनवर्स के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो वी स्क्वायर इसकी डायमेंशन आ गई है। तो आपके पास देखें ये जो अब साइड है लेफ्ट साइड की आपके पास अब डायमेंशंस आ गई हैं। यहाँ पे आपके पास दोनों वेलोसिटीज़ मौजूद हैं और दोनों वेलोसिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं माइनस। ठीक है, और इनके ऊपर स्क्वायर्स भी हैं। तो जो आपके पास v है उसके स्क्वायर की डायमेंशन आपके पास ये आ गई। तो ये जो आपके पास पहली वेलोसिटी है इसकी भी यही डायमेंशन होगी, ये जो दूसरी आपके पास वेलोसिटी इसकी भी यही डायमेंशन होगी। ये हो रही है माइनस। देखिए माइनस हो रही हैं लेकिन ये डायमेंशंस कैंसिल नहीं होंगी। ऐसा आपने नहीं कर देना कि यहाँ पे ये डायमेंशन लिखनी है, यहाँ पे वही डायमेंशन लिखनी है और आप कह देंगे दरमियान में माइनस है तो डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। डायमेंशंस कैंसिल नहीं होती। तो ओवरऑल जो डायमेंशन है आपकी लेफ्ट साइड की वो बन जाएगी एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास है आपकी लेफ्ट साइड की डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे तो आपके पास है दो क्वांटिटीज़ जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अगर इस साइड के ऊपर 10 भी इस तरह की क्वांटिटीज़ होती और 10 के 10 यहाँ पे वेलोसिटी के स्क्वायर्स होते तो ओवरऑल जो डायमेंशन है ये फिर भी यही होनी थी। ठीक है, ये आपके पास आ गई डायमेंशन आपकी लेफ्ट साइड की। उसके बाद आपके पास जो राइट साइड है इस इक्वेशन की वो ये है, इसकी अब आप डायमेंशन बताएं। तो उसके लिए यहाँ पर आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ 2as। तो जो एक्सेलरेशन है हमारे पास ये हम जानते हैं कि ये होती है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें यहाँ पे देखिए क्या होती है एल टी इनवर्स। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन है हमारे पास एल टी इनवर्स और जो टाइम है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी। ये जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 होगी, तो टी की पावर -1 एक पहले से मौजूद है, ये ऊपर जाके -1 होगा तो टी की पावर -2 हो जाएगी। तो एल टी की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद देखें इसके साथ हमारे पास है एस, यहाँ पे इसके साथ s भी है क्योंकि जो राइट साइड है वो है 2as। तो s जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, लेंथ होती है डिस्टेंस बेसिकली। तो आपने इसकी डायमेंशन लिख दी l। यहाँ पे as दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने as की जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी लिखनी है डायमेंशन। तो आपने ये डायमेंशन लिखनी है और उसके साथ आपने s की डायमेंशन लिखनी है, मल्टीप्लाई दोनों करवा देंगे तो यहाँ भी l है, यहाँ भी l की पावर हो जाएगी 2 और t की जो पावर है वो हो जाएगी -2। यहाँ पे देखें जो 2 है ये क्योंकि एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो 2as की आपके पास ये डायमेंशन आ गई। आप यहाँ पे देखें जो आपके पास दोनों साइड्स हैं उनकी डायमेंशन बराबर आ गई। आपके पास ये जो लेफ़्ट साइड थी इसकी डायमेंशन ये थी और जो राइट साइड है आपके पास ये वाली 2as वाली इसकी भी डायमेंशन आपके पास वही आ गई है। दोनों साइड्स बराबर हैं। बोथ साइड्स हैव दी सेम डायमेंशंस एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2। सो द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो इसलिए आपके पास ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट या फिर डायमेंशनली करेक्ट है। हमारे पास अब हमारा प्रॉब्लम 1.6 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम 1.7। इसके अंदर हमारे पास शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर इज़ डायमेंशनली कंसिस्टेंट। आपने अब ये बताना है कि ये जो आपके पास आइंस्टाइन की इक्वेशन ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, यानी कि इसकी दोनों साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स की जो डायमेंशन हैं वो आपस में बराबर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले डायमेंशंस हमने फाइंड की हैं राइट साइड की, इस साइड की डायमेंशन में सबसे पहले फाइंड की mc स्क्वायर की। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M, हम जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए और क्या चीज़ है, c है स्पीड ऑफ लाइट। अब देखें लाइट की स्पीड हो, किसी कार की स्पीड हो, किसी जहाज़ की स्पीड हो, स्पीड जिस चीज़ की मर्ज़ी हो उसकी डायमेंशन सेम ही होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा डायमेंशंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड,
यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि सी का स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे सी का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर को बाहर लिख दें, सी की डायमेंशन यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ये वेलोसिटी है या स्पीड है, हमने पीछे देखा पिछले प्रॉब्लम के अंदर कि जो स्पीड है उसकी ये डायमेंशन है, स्क्वायर अप्लाई कर दें दोनों के ऊपर तो दोनों के साथ पावर 2 लग जाएगी। उसके बाद हमें डायमेंशन चाहिए राइट के ऊपर एम सी स्क्वायर की, जो एम की डायमेंशन है कैपिटल एम वो यहाँ पे लिख दें, सी स्क्वायर की आपने डायमेंशन जो यहाँ पे फाइंड की है वो अब आप यहाँ पे लिख दें, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास ये ओवरऑल डायमेंशन आ जाएगी एम सी स्क्वायर की, यानी कि जो हमारी राइट साइड है उसकी हमारे पास ये डायमेंशन आ चुकी है। अब आप डायमेंशन कैलकुलेट करें लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड के ऊपर देखें क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास है ई, तो ई की डायमेंशन बतानी है, डायमेंशंस ऑफ ई, ई की डायमेंशन बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ई है क्या। ई हमारे पास है बेसिकली एनर्जी, तो जो एनर्जी है इसकी डायमेंशन होती हैं वर्क वाली, वर्क का हम फार्मूला जानते हैं, वर्क हमारे पास होता है एफ डॉट डी, ठीक है। अब जो फोर्स है इसका यूनिट होता है न्यूटन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप फोर्स का यूनिट ऐसे भी लिखते हैं। अभी जो फोर्स का हमारे पास यूनिट है इसकी हेल्प से हम फोर्स की डायमेंशन लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, किलोग्राम किसका हमारे पास यूनिट है, ये मैस का है, तो इसकी वजह से डायमेंशन बन जाएगी कैपिटल एम। अब जो मीटर है ये यूनिट है लेंथ का, तो लेंथ की डायमेंशन होती है एल, और जो एस है ये यूनिट होता है सेकंड टाइम का, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल टी, और ऊपर इसकी पावर -2 भी है तो टी के ऊपर पावर आएगी -2। ये हमारे पास देखें डायमेंशन आ गई फोर्स की, और जो डी है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ होती है तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल, तो ये हमारे पास है फोर्स की डायमेंशन। यहाँ पे एल है, एल इधर भी है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो एल की जो पावर है वो हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास है एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू दी पावर -2, यही यहाँ पे उन्होंने लिखी है एनर्जी की डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं जो दोनों आपके पास साइड्स हैं इन दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो आपस में बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। जो एम सी स्क्वायर है इसकी भी डायमेंशन वही है जो हमारे पास ई की डायमेंशन आई है, ठीक है। यहाँ पे देखें एम सी स्क्वायर की ये डायमेंशन है, ई की हमारे पास सेम वही डायमेंशन आ गई, तो यहाँ पे देखिए हमने इसलिए नीचे ये लिख दिया बोथ साइड्स हैव द सेम डायमेंशंस। अब ये दोनों साइड्स हैं इन दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है, ये डायमेंशन है दोनों की, सो द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली कंसिस्टेंट, तो इसलिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1.8, इसको देखते हैं। डिराइव ए फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, आपने इसके टाइम पीरियड का एक फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। किस तरह से डिराइव करना है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, जो डायमेंशंस का कंसेप्ट है उसको यूज़ करके आपने अब इसका फार्मूला डिराइव करना है। देखें किस तरह से फार्मूला डिराइव करना है, हमने चैप्टर के अंदर ये डिटेल में चीज़ देखी है, अब उसी कंसेप्ट को हमने अब यहाँ पे अप्लाई करना है। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी में डिपेंड आर। अब देखें जब भी हमने किसी क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी है कि टाइम पीरियड इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल, जो एल है हमारे पास पेंडुलम की लेंथ एल के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। मैस ऑफ द बॉब एम, अब वो जो गोली इसके साथ लगी होती है सिंपल पेंडुलम के साथ, ये उसके मैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं देखें यहाँ पे आपको सबसे पहले बना के दिखा देता हूँ कि होता किस तरह से। ये इस तरह से होता है कि एक आपके पास ऊपर स्पोर्ट होती है, यहाँ से एक स्ट्रिंग जो है उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे एक वेट लगा होता है, इस वेट को हम कहते हैं बॉब, ठीक है, और इसका एक मैस होता है, और उसके बाद ये इस तरह से ये पेंडुलम है ये मूव करता है ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में इधर भी जाता है और फिर ये इधर ऐसे भी आता है। और उसके बाद पहले देखें ये डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ के ऊपर, ये होती है पेंडुलम की लेंथ, ठीक है। जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डाली है स्ट्रिंग कितनी लंबी है इस चीज़ को हम लेंथ कहते हैं। मैस ऑफ द बॉब एम, अब ये जो बॉब है यहाँ पे जो इसके नीचे ये जो गोला लगा हुआ है इसका मैस कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इसका टाइम पीरियड। एंगल थीटा विच द थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, उसके बाद जो एंगल थीटा है जो कि हमारा थ्रेड वर्टिकल के साथ बनाएगा उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। देखिए थ्रेड वो कह रहे हैं इस स्ट्रिंग को, ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाली है इस बॉब को लटकाने के लिए, इस वो कह रहे हैं थ्रेड, और वर्टिकल ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें अपने पेंडुलम को तो इस तरह से होता है कि पेंडुलम अगर हमारा मूव कर रहा हो और मूव करते हुए वो पहुँच जाए यहाँ पे, ठीक है, पेंडुलम मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँच गया, तो ये आपके पास जो नीचे सीधी लाइन आ रही है ये वाली, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये वाली अगर आप लाइन देखें तो ये लाइन जो है ये आपके पास है वर्टिकल, इसके साथ ये जो
थ्रेड एंगल बनाएगा, इसको हम कहते हैं थीटा, ठीक है। इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा हमारा टाइम पीरियड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, अब ये जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके ऊपर भी हमारा टाइम पीरियड करेगा डिपेंड। देखिए हमने यहाँ पे बताना था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, उसके लिए हमें चाहिए थी वो चीज़ें जिनके ऊपर हमारा टाइम पीरियड करता डिपेंड, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें लिस्ट की फॉर्म में बता दी। वो टोटल हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो पेंडुलम है उसकी लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करेगा। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये डिपेंड करेगा मैस के ऊपर। देखें, एक हमारे पास आ गया लेंथ, एक हमारे पास आ गया मैस, एक हमारे पास आ गया एंगल थीटा, और एक हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अज्यूम सोल्यूशन के अंदर कि हमारा जो टाइम पीरियड टी है वो डिपेंड करता है इन चारों के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। एल एम जी थीटा, एल की पावर ए है, एम की पावर बी है, जी की पावर सी है और थीटा की पावर है डी। ये देखें, अब ये जो आपके पास ए बी सी डी हैं, हमारा मकसद यहाँ पे अब यही है कि इन चारों की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर इन चारों की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली तो हम इसका एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बता सकते हैं। हम जानते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपने जब भी किसी क्वांटिटी का फार्मूला बताना हो तो उसके लिए आप ये देखते हैं क्वांटिटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है उन चीज़ों को आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं और ये शो करवाते हैं कि वो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है इन चीज़ों के प्रोडक्ट के। और ये जो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है, इन सब को आप पावर्स दे देते हैं ए बी सी डी। और डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपका काम ये होता है कि आपने ये पावर्स करनी है फाइंड। यहाँ पे भी हमने ये पावर्स फाइंड करनी है, ए बी सी डी की हमने वैल्यू बतानी है। इग्नोरिंग डायमेंशन लेस थीटा, अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो थीटा है वो है डायमेंशन लेस, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। इस चैप्टर के अंदर मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि जो थीटा है, जो एंगल है, इसकी डायमेंशन क्यों नहीं होती है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो थीटा क्योंकि डायमेंशन यहाँ पे नहीं है तो अब थीटा को यहाँ से कर देंगे इग्नोर। आपके पास बच जाएंगी सिर्फ 3 चीज़ें, एल एम और जी। तो इन तीनों की आपने अब डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशनल एनालिसिस हम देखें यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो हमारे पास टी की डायमेंशन है वो बराबर होगी किसके, एल की जो डायमेंशन है वो आपने लिख ली है। उसके ऊपर एल के ऊपर देखें पावर ए है तो वो आपने लिख दी। उसके बाद जो मैस है इसकी डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम होती है और मैस के ऊपर पावर बी है तो वो आपने लिख दी। और जो जी है हमारे पास एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन आपके पास जो भी हो, किसी कार की एक्सेलरेशन हो, किसी जहाज़ की एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, जो भी एक्सेलरेशन हो उसकी डायमेंशन वही होगी। हमने इसे पिछले एक प्रॉब्लम के अंदर एक्सेलरेशन की डायमेंशन समझिए क्या होती है, वो हमारे पास होती है ये, ठीक है। इसके ऊपर देखें पावर क्या है एक्सेलरेशन के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर जो पावर है वो सी, आपने पावर सी लगा दी। और देखिए उसके बाद जो टाइम पीरियड है उसकी आपने देखें यहाँ पे डायमेंशन लिख दी। देखिए जो टाइम पीरियड है बेसिकली है क्या, टाइम पीरियड टाइम है, और टाइम पीरियड वो टाइम है जिसके अंदर हमारे पास पेंडुलम एक पूरा जो वाइब्रेशन या पूरा जो चक्कर है वो कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड देखें बेसिकली टाइम है, इसीलिए इसकी जो डायमेंशन है वो आपने टाइम वाली लिखी है। यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स के अंदर आपने कैपिटल टी लिख दिया। टाइम पीरियड क्योंकि टाइम है और टाइम का यूनिट है तो सेकंड। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जब सेकंड आया था तो हमने इसकी डायमेंशन कैपिटल टी लिखी थी, ठीक, क्योंकि टाइम है इसकी डायमेंशन आप कैपिटल टी लिखते हैं। तो आपने टाइम पीरियड की डायमेंशन यहाँ पे लिख दी, बल्कि सब की आपने डायमेंशन लिख दी। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर जो जो भी थे आपने सबकी डायमेंशन लिख दी। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखी टी की डायमेंशन ये आ गई, एल की डायमेंशन ये आ गई, एम की डायमेंशन ये आ गई, जी की डायमेंशन ये आ गई, थीटा की डायमेंशन नहीं है तो वो आपने यहाँ पे नहीं लिखी। उसके बाद देखिए अगले स्टेप के अंदर ये जो आपके पास सी है इसको आपने इन दोनों के साथ अलग-अलग कर दिया। एल की पावर सी आ गई और टी की पावर -2 जो इसके साथ जब आपने सी को मल्टीप्लाई करवाया तो -2c इसकी पावर आ गई। उसके बाद देखें जो एल है यहाँ पे उसकी पावर ए है और यहाँ पे एल की पावर है सी, बेसिस सेम और पावर्स हो जाएंगी इनकी ऐड, ए और सी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद देखें एम जो है इसके ऊपर पावर आ जाएगी बी और जो टी है इसके ऊपर पावर आ जाएगी -2c। उसके बाद है इक्वेटिंग डायमेंशंस। अब आपने डायमेंशंस को करना है इक्वेट करने का मतलब ये है कि इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर जो जो डायमेंशंस मौजूद हैं उनकी आपने पावर्स को करना है आपस में कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करने की बजाय आपने उनकी पावर्स को आपस में बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि नीचे जो बेसिस हैं बराबर उसी वक्त हो सकती हैं जब इनकी पावर्स आपस में बराबर। देखें यहाँ पे आपके पास इक्वेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ यहाँ पे मौजूद है सेम वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास है एल तो एल ने यहाँ पे भी होना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास एम है तो एम ने यहाँ पे भी होना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एल एम इधर हो लेकिन इधर ना हो। तो एल की डायमेंशन इधर भी मौजूद होगी, एम की डायमेंशन इधर भी मौजूद होगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा
कि यहाँ पे क्योंकि एल पहले से मौजूद नहीं था तो यहाँ पे एल की पावर होगी 0, क्योंकि एल हमने खुद से लगाया ना यहाँ पे, तो एल की पावर 0 लगानी पड़ेगी। एम हमने खुद से लगाया है तो इसकी भी पावर हमें 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये इक्वेशन होगी बैलेंस। यहाँ पे भी आपके पास एल एम और टी हैं, यहाँ भी आपके पास एल एम और टी हैं। तो अब आप देखें इनके जो पावर्स हैं इनको कर सकते हैं कंपेयर, इक्वेटिंग डायमेंशंस। अब आप डायमेंशंस को इक्वेट करें। यहाँ पे जो एल है देखें इसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे जो एल है इस साइड के ऊपर इसकी भी पावर 0 ही होनी चाहिए। हालांकि लिखा हुआ ए प्लस सी है, लेकिन ए प्लस सी जो है वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे एम की पावर 0 है तो इधर भी जो एम की पावर बी है ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। फॉर मैथ्स सबसे पहले आपने मैथ्स को कंपेयर किया, तो मैथ्स के लिए देखें जो एम है यहाँ पे उसकी पावर देखें 0 है, तो इधर भी एम की पावर जो बी है वो 0 के बराबर होगी, इसलिए हम यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तो 0 जो है देखें ये वाला 0 बराबर हो गया इस b के, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक पावर आ गई, ठीक है। पावर्स ही फाइंड करनी थी ना ABC, तो b आ गई हमारे पास। उसके बाद फॉर लेंथ, अब जो लेंथ है इसको आप कंपेयर करें। यहाँ पे देखें लेंथ की पावर क्या है 0 है, यहाँ पे देखें लेंथ की पावर क्या है a प्लस सी है, तो आपने लिख दिया 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। उसके बाद देखें फॉर टाइम, अब टाइम को कंपेयर करें। टाइम की पावर देखें यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे टाइम की पावर आपके पास है -2c, तो आपने 1 को बराबर लिखना है -2c के, इसलिए आपने यहाँ पे लिख दिया 1 इज इक्वल टू -2c। उसके बाद आपको c चाहिए, तो जो -2 है इसको आपने दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवाना है। इधर भी -2 से डिवाइड करवाएं, इधर भी आप -2 से डिवाइड करवाएं, -2 कैंसिल हो जाएगा और -1/2 आपके पास आ जाएगी c की वैल्यू। उसके बाद देखें c की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये जो आपके पास c की वैल्यू आई है इसको आपने पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, a के साथ। अगर आप c की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस या फिर 0 इज इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू आपके पास है -1/2, तो -1/2 आ जाएगा यहाँ पे। -1/2 आपने अब लेके जाना है इधर, तो इसके साथ माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस 1/2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। आपने इसलिए यहाँ पे इसको लिख दिया a इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए आपके पास तीनों चीज़ें आ गई, a भी आ गया, आपके पास b भी आ गया और आपके पास c भी आ गया। देखिए दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, बल्कि तीनों चीज़ें आ गई। तो अब तीनों चीज़ों को आप उस एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। अब देखें एक्सप्रेशन आपके पास क्या थी, स्टार्ट में एक्सप्रेशन थी आपके पास ये, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे जो थीटा इसकी जो डायमेंशन नहीं है इसको आप कर सकते हैं यहाँ पे इग्नोर। तो जो t है देखिए अभी किसके बराबर आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा k इंटू, अब देखिए यहाँ पे आपने कांस्टेंट लिखना होता है। जब भी इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप चेंज करेंगे इक्वालिटी के अंदर तो आपने कांस्टेंट k ज़रूर लिखना है। l की पावर आपके पास a है, m की पावर आपके पास है b और g की पावर आपके पास है c। अभी जो a b और c हैं इनकी वैल्यूज़ आपने कर ली हैं फाइंड, और वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद a b c की जो वैल्यूज़ आई हैं वो आपने अब पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आप नोट करें कि जो आपके पास m था उसकी पावर आपके पास क्या निकली है। जो m है आपके पास उसकी पावर थी b यहाँ पे, ठीक है, और जो b है देखें वो क्योंकि बराबर आ गया 0 के, जब b बराबर आ गया 0 के तो उस वक्त जो m है इसकी पावर 0 हो गई। तो यहाँ पे जो आपके पास m है इस फार्मूला के अंदर यहाँ पे इसकी पावर आपने लिखनी है b इज़ इक्वल टू 0। जब इसकी पावर आप लिखेंगे 0, देखिए इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। t इज़ इक्वल टू k, l जो है इसकी पावर आपके पास a है और a आपके पास आया था 1/2 के इक्वल, ठीक है, वो आपने लिख दिया। m की पावर b है, b बराबर आया था 0 के, वो आपने लिख दिया। और जो g है इसकी पावर है c, तो c आपके पास बराबर आया था -1/2 के, वो आपने लिख दिया यहाँ पे। m की पावर 0 1 हो जाएगा तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, ठीक है। ये आपने ऐसे इसको लिखना है। यहाँ से फिर हमने आगे इसको कंटिन्यू किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं t इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस वन। अब देखिए वहाँ पे इसको हमने चेंज कर दिया था इक्वालिटी के अंदर, यहाँ पे इसको हमने लिखा है प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पे k नहीं लगाया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बात वही है। l की पावर आपके पास है 1/2 और g की पावर आपके पास है -1/2। तो l की पावर तो 1/2 पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपने g की पावर करनी है पॉजिटिव तो आपको g को लेके आना पड़ेगा नीचे आके इसकी पावर हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव। उसके बाद दोनों की आप पावर 1 बना सकते हैं क्योंकि पावर दोनों की सेम है। l/g इसकी पावर आप लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो आप 1/2 की जगह इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ऐसे। तो l/g के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और जो आपके पास ये प्रोपोर्शनैलिटी है ये वाली, इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब आपने चेंज किया इक्वालिटी के अंदर तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट k लगा दिया, ठीक है, और साथ आपने ये लिख दिया। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है उसका आपके पास फार्मूला आ गया। यहाँ पे हमने
नीचे ये लिख दिया वेयर के इज़ ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और के हमारे पास जो है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में चेंज किया तो हमें यहाँ पे के लगाना पड़ा, के लगाना ज़रूरी था। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए हैं। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट हो गए, इसके साथ साथ हमारा जो यूनिट नंबर 1 है फिज़िक्स का ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे।